हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कक्षा 12 में पहला भौतिकी में पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है वैद्युत आवेश। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है वैद्युत आवेश। देखिए वैद्युत आवेश होता क्या है। देखिए हमने कई सारे प्रयोग किए होंगे जब पढ़ते थे बचपन में। हमें बताया जाता था कि मान लो कोई स्केल है प्लास्टिक की, या फिर कोई प्लास्टिक का कोई कलम वगैरह ले लेते थे, पेन वगैरह ले लेते थे। उसको अगर हम सूखे बालों पर रगड़ते थे तो हम देखते थे कि छोटे छोटे जो कागज़ के तिनके होते थे उनको आकर्षित करने का इसमें गुण आ जाता था। इस तरीके के प्रयोग हमने किए हैं। और क्या होता है, जैसे देखिए अगर जब हम सर्दियों में रेशमी कपड़े पहनते हैं और उसके बाद जब हम उसको उतारते हैं तो देखिए उसमें चिट चिट की आवाज़ें आती हैं। तो इस तरीके की कई सारी घटनाएं जो हैं वो प्राचीन काल में हुई। तो जिनका मतलब कि हल ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, तो उन्हें पता चला कि ये जो कारण होता है ये आवेश के कारण होता है, यानी कि विद्युत के कारण होता है। ठीक है, तो वैद्युत के कारण होता है। तो इसी चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए वैद्युत आवेश अगर हम इसको परिभाषित करें तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे पदार्थ में वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थ में वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत फेमस प्रयोग है, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे किया क्या कि एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली। ठीक है, उस कांच की छड़ को क्या किया उसने ऊन से रगड़ के, ये क्या है आपका कांच है। ठीक है, कांच की छड़ ली और उसको क्या किया ऊन से रगड़ करके उसको क्या किया लटका दिया। ठीक है, ये ग्लास है आपका, कांच है। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरी कांच की छड़ को क्या किया ऊन से रगड़ करके इसके पास ले आया। तो उसने क्या देखा कि इसमें क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक, प्रतिकर्षण हो रहा था। और सेम चीज़ उसने की, क्या किया कि एक कांच की छड़ को रगड़ के ऐसे लटका दिया यहाँ पे ऊन से। ठीक, और ये क्या था आपका कांच था, कांच की छड़ थी। ठीक, और एक दूसरा एबोनाइट, ठीक है, एक एबोनाइट की छड़ को रगड़ के इसके पास लेकर आया। तो यहाँ पर देखा कि ये आकर्षण हो रहा था। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। तभी जब समान आवेश होते थे तो प्रतिकर्षण होता है, और जब विपरीत आवेश होते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, ये प्रयोग आपके बुक में लिखा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं धन और ऋण आवेश की। ठीक है, आवेश दो प्रकार का होता है, धन और ऋण। ठीक है, धन और ऋण आवेश। तो आवेश कितनी प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। देखिए धन आवेश का मतलब क्या होता है और ऋण आवेश का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु में क्या होता है, परमाणु में नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाओं में। अच्छा, हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, यानी कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं उतने ही प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं। इसका मतलब हुआ कि परमाणु क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है। अगर हम कुल आवेश की बात करें इस पर, कुल आवेश की, तो कुल आवेश कितना होता है परमाणु पर, 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब हम जैसे कोई वस्तु है, किसी मान लो कांच का परमाणु है, तो जब इसको हम घर्षण कराते हैं तो क्या होता है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो निकल कर चले गए। ठीक है, अगर इसको हम घर्षण करा दें, मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको घर्षण करा दिया। ठीक,
घर्षण कराने पर, ठीक है, घर्षण कराने पर मान लेते हैं घर्षण करा देते हैं तो क्या होता है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो क्या होगा, जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या हुए? इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहाँ से निकल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यानी कि अब ये क्या हो गया, धनात्मक चार्ज हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। और सेम इसी प्रकार से अगर घर्षण कराने पर इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती, ज़्यादा हो जाती प्रोटॉन की संख्या से, तो इस पर क्या होता, ऋण आवेश हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर धनावेश और ऋण आवेश क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है, जैसे सामान्य अवस्था से अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या होगा, धनावेश हो जाएगा, या धनावेश आप कह सकते हो, ठीक। क्योंकि सामान्य अवस्था में दोनों बराबर होते हैं, इसलिए धन और ऋण आवेश जब बराबर होते हैं तो कुल आवेश 0 होता है। लेकिन जैसे घर्षण वगैरह कराने से अगर इलेक्ट्रॉन कुछ अगर चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो क्या होगा, धन आवेश हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तब ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं, देखिएगा अगली हमारी हेडिंग है आवेश का संरक्षण, ठीक है, आवेश का संरक्षण, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए आवेश का संरक्षण क्या होता है। देखिए अगर हम मान लें, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए मान लो यहाँ पे कि आपका एक कोई एटम है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है नाभिक में, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी कक्षा में आपके क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 और 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, जितना ऋण आवेश होता है उतनी ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। यानी कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश है तो 5 प्रोटॉन का इस पर धन आवेश होगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, हम जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतने प्रोटॉन पर आवेश होता है। और एक सामान्य अवस्था में परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कुल आवेश क्या हो गया, 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो आवेश 0 हो जाता है, ठीक है। इसको हम परमाणु संरचना में पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगर क्या करते हैं, इसको घर्षण वगैरह कराने से मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए एक दूसरा परमाणु भी हम ले लेते हैं यहीं पे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गए, हमारे नाभिक में हो गए, और इसके बाहर यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि 1 2, यहाँ पर क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश क्या हो जाएगा हमारा, 0, ठीक है। यानी कि 2 परमाणु हमने अलग अलग लिए थे। इस परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन होंगे सामान्य अवस्था में, और इस परमाणु पर हमने मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, ठीक है। तो कुल आवेश 0 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको घर्षण करा देते हैं दोनों को, ठीक, घर्षण के बाद क्या होगा, देखिए मान लेते हैं घर्षण जब हम कराते हैं ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चलाता है। क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इस परमाणु पर चलाता है। तो देखिए इस परमाणु पर क्या हो जाएगा, देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, और इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, इधर चलाया। तो इधर देखो क्या होगा, इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरी कक्षा में आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन देखो, इसमें प्रोटॉन तो 5 ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलते नहीं हैं, नाभिक में होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कम हो गया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अगर गिने, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और
5 प्रोटॉन हो गए, ठीक। तो कितना आवेश आया इस पर, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, धन आवेश आ गया यहाँ पे, ठीक। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नाभिक में तो उतने ही प्रोटॉन रहेंगे जितने पहले थे। तो यहाँ पे देखिए 4 प्रोटॉन पहले थे, तो 4 देखिए पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। और देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, 4 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन में से कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन हो गए। तो कितने का आवेश हुआ इस पर, देखो 5 ऋण आवेश, 4 धन आवेश, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का इस पर ऋण आवेश आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो कोई चार्ज नहीं था, दोनों पर कुल आवेश 0 थे, कुल आवेश 0 था। लेकिन अब देखो यहाँ पर +E और -E, ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश आ गया। लेकिन अगर हम कुल आवेश देखें, कुल आवेश अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो इसका धन E और इसका ऋण E बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यही आवेश के संरक्षण का नियम है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। आवेश के संरक्षण क्या हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही आवेश के संरक्षण का नियम है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि प्रकृति में उपस्थित, ठीक है, प्रकृति में उपस्थित जो सूक्ष्मतम आवेश है, ठीक है, सूक्ष्मतम आवेश है, ठीक, वो बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसको हम E से लिखते हैं, स्मॉल e से, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। ये किसका मात्रक होता है, ये सूक्ष्मतम आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और उसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश, ठीक है। अच्छा, अगर यही प्रोटॉन का आवेश निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, पर आवेश, ठीक, प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है हमारा +E के, यानी कि मान सिर्फ इतना ही रहेगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम को C से भी लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर अल्फा कण पर निकालना होगा आवेश, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आपका आवेश हो जाता है +2E, ठीक है, और ये बराबर होगा आपका 16 में 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि ऐसे होगा 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और इसको गुणा कर देंगे तो 3.2 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा कण पर आवेश होता है, ठीक। आइए देखते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति, देखिए आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब है कि जो भी आवेश होगा ना, वो हमेशा इस फॉर्म का होगा, Q = Ne। किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर जो भी आवेश होगा वो Ne होगा, जहाँ पर n बराबर आपका 1 2 3 4 ऐसे ठीक अनंत तक, ठीक है। कभी भी यहाँ पे n की वैल्यू भिन्नात्मक नहीं होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा 1/2 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, ठीक है, दशमलव में नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, ठीक है। तो ई का मान अभी मैंने आपको बताया कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो ई का हमेशा पूर्ण गुणज होगा, यही आवेश की क्वांटम प्रकृति को दर्शाता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि कोई रूम है, तो इस रूम में अगर हम व्यक्ति को P से दिखाएं तो इस रूम में कितने व्यक्ति हो सकते हैं, या तो इस रूम में 0 पर्सन होंगे, यानी कि एक भी व्यक्ति नहीं होगा, या तो 1 पर्सन होगा, या तो 2 पर्सन हो सकते हैं, या तो 3 पर्सन हो सकते हैं। मतलब कि इस तरीके से P का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। क्या कभी भी इस रूम में 2/5 पर्सन हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, केवल पूर्ण गुणज ही होंगे। तो यही आवेश की क्वांटम प्रकृति है कि प्रकृति में जो आवेश होगा वो हमेशा
ई का, यानी ई क्या होता है, मूल आवेश होता है, ठीक है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा Q बराबर NE, ठीक है, ये फार्मूला होता है, यही क्वांटम प्रकृति होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2E, ठीक है, प्लस 2E या 2E, तो देखो n की वैल्यू क्या हो गई 2E, ठीक है, और यहाँ पे E का मान रख के, E क्या होता है मूल आवेश होता है, E क्या होता है मूल आवेश, E को कहते हैं, और ये बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कूलाम, ठीक है, ये कूलाम मात्रक की परिभाषा है, कूलाम का नियम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कूलाम क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए वैद्युत जो आवेश होता है, ठीक है, वैद्युत आवेश, अगर हम बात करें वैद्युत आवेश की, वैद्युत आवेश बराबर होता है, क्या होता है वैद्युत धारा गुणे समय, ठीक है, ये फार्मूला होता है वैद्युत आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। अगर यहाँ पर हम वैद्युत धारा को देखो, यहाँ पर अगर हम क्या ले लें वैद्युत धारा को एकांक ले लें, यानी कि देखो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना, तो वैद्युत धारा को अगर हम 1 एम्पियर ले लेते हैं और समय को, ठीक, समय को हम क्या करते हैं 1 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को एकांक ले लेते हैं, तो जो वैद्युत आवेश प्रवाहित होगा, वैद्युत आवेश बराबर हो जाएगा, वैद्युत धारा कितना है 1 एम्पियर गुणे समय कितना है 1 सेकेंड, ठीक, तो कितना हो गया 1 एम्पियर सेकेंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 एम्पियर सेकेंड, ठीक। तो एक कूलाम की परिभाषा अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो एक कूलाम वह आवेश है, क्या परिभाषा लिखेंगे, देखिए मैं परिभाषा भी लिख के आपको बता देता हूँ कि एक कूलाम किसका मात्रक है आवेश का, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो कि 1 एम्पियर की धारा, अगर हम ऐसे लिखें 1 एम्पियर की धारा, ठीक है, किसी चालक से प्रवाहित करने पर, ठीक है, प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा किसी चालक से प्रवाहित करने पर, किसी चालक से 1 सेकेंड तक, यहाँ पे लिख लो 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर, ठीक है, प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक से प्रवाहित आवेश कितना होगा 1 कूलाम होगा, ठीक है। अच्छा, कूलाम का मात्रक क्या होता है यहाँ पे देख लें, अगर 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड, ठीक। अगर इसकी बीमा देखी जाए तो कूलाम की बीमा या आवेश की जो बीमा होती है, कूलाम की बीमा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो एम्पियर को हम लिखते हैं ए से और समय को लिखते हैं टी से, तो AT क्या हो जाएगा, इस आवेश की बीमा हो जाएगी या कूलाम की बीमा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।